नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बात करेंगे आज हम जापाड, जी हाँ, JAPAD, जापाड न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं और रशिया स्पॉन्सर्ड है, तो आप समझ सकते हो कि नाटो कंट्रीज की तो आफत आ गई है। पोलैंड ने, सुनने में आया, न्यूज़ आई है कि रशिया के कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। तो रशिया के ड्रोन पोलैंड कैसे पहुंच गए, भटक गए, क्या हुआ? स्थितियां कुछ काबू से बाहर हो रही हैं। नेपाल का क्राइसिस संभलने का नाम नहीं ले रहा है और फ्रांस में जो अभी एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया कि रेसिज्म वहाँ पर बढ़ रहा है। इसी साल जनवरी और जून के बीच में मुस्लिम्स को अपोज करने वाली 181 इवेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, जो 2024 की तुलना में 81% ज़्यादा हैं। तो 60 लाख मुस्लिम्स की आबादी है फ्रांस में और वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, इस्लामोफोबिया की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहले हम चलते हैं जापाड के अंदर। जापाड मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सरसाइज है ये। मैंने भी मिलिट्री एक्सरसाइज तो बहुत देखी है, लेकिन न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज मैं बहुत कम इसके बारे में मेरे पास न्यूज़ आई हैं। और इसमें इंडिया भी भाग ले रहा है, कमाल की बात है। 70 मेंबर इंडियन हैं इसमें, 65 तो आपका आर्मी से हैं, 7 एयरफोर्स से हैं, 1 नेवी से हैं और अधिकतर इसमें जो आर्मी के हैं कुमाऊं रेजिमेंट के लोग हैं यहाँ पर, तो वो वहाँ पर गए हैं। अब जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है उसमें रशिया और बेलारूस, जी हाँ, बेलारूस तो रशिया का एक तरह से आप कह सकते हो बी टीम है। रशिया और बेलारूस ने जापाड 2025 के नाम से न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। हर एक साल छोड़कर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और इसके मीनिंग्स पॉलिटिकल भी होते हैं। लेकिन इस बार ये जो जापाड एक्सरसाइज हो रही है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, ये बिल्कुल नाटो के बॉर्डर पे है, बेलारूस के अंदर है और पूरी दुनिया की इस पर इस टाइम नज़र है। जापाद जापाद का मतलब क्या होता है? रशियन लैंग्वेज में होता है वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो वेस्ट को अटैक किया जा रहा है। जापाद 2025 यानी कि वेस्ट 2025 यानी कि पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न कंट्री को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जापाद 2025 को काफी गंभीर माना जा रहा है। इसमें खुले तौर पर न्यूक्लियर प्लानिंग को इंक्लूड किया गया है, न्यूक्लियर वॉरफेयर को इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो ऑर्शेनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं रशिया की, आपको पता है बहुत खतरनाक ऑर्शेनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर जो एटम बम लगाने का, तैनाती का, वो भी टेस्ट बताए जाएंगे कि कैसे तैनात किया जाता है, टेक्निकली कैसे किया जाता है। भले ही उसमें असली परमाणु हथियार ना हो, डमी हो, यूज़ किए जाएंगे, लेकिन बताया जाएगा कि ऐसे होता है। तो इससे क्या संदेश दे दिया जा रहा है? मॉस्को और बेलारूस, जिसकी एक मेन सिटी मिन्स्क है, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं और शायद ये कोई बड़ा वॉर होगा तो उससे पहले का ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज ही माना जा रहा है। और इसमें बहुत सारे कंट्री भाग ले रहे हैं साहब। इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी इसके अंदर है। इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में, इंडिया उनकी आर्मी और साथ में चाइनीज आर्मी भी एक साथ में। रशियन टुकड़ियां, सुना है, इस एक्सरसाइज के लिए पहले से बेलारूस पहुंच गई। 13,000 रशियन सोल्जर्स भाग ले रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। जापाड की एक्सरसाइज में अक्सर जो डिक्लेयर किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा उसमें सोल्जर्स, टैंक्स, प्लेन्स, मिसाइल प्रोसेस या सिस्टम्स उसमें आते हैं। भारत की ओर से 70 लोगों का दल है जो वहाँ पर गए हैं। पाकिस्तान की सेना भी वहाँ पर मौजूद होगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक जगह पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने है वहाँ पर, और वो एक ही किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हैं। इसमें फिलहाल जो कंट्री आए हैं वो बेलारूस, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कॉन्गो, माली, भारत, ईरान, नाइजर, ताजिकिस्तान। जबकि ऑब्जर्वर कंट्री में कंबोडिया, चाइना, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकरागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, यूएई और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस जापाद 2025 से यूरोप क्यों डरा हुआ है? नाटो देश क्यों डरे हुए हैं? उनका
उनकी परेशानी ये है कि ये रूस के इरादे कुछ और हैं और ये तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर वॉरफेयर को पहली बार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज में लाया गया है। अब मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सुवॉल्की कॉरिडोर है, इसके आसपास का एक एरिया है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटी सी पट्टी है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में संकरी पट्टी है जो नाटो की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा मानी जाती है। अगर ये इलाका कट जाता है तो बाल्टिक देशों का बाकी नाटो से संपर्क टूट जाता है। यहीं से आगे जाके कलिनिंग्राड भी आता है, रशिया का हिस्सा जो कटा हुआ है। अब ये जो एरिया है सारा का सारा लिथुआनिया और पोलैंड के बीच का जो हिस्सा है, अगर ये कटता है तो आधा जो बाल्टिक देश जो हैं वो बाकी नेटो कंट्री से कट जाते हैं। अब ये अपने आप में जो एक्सरसाइज है वो खतरनाक है और इसके बहुत सारे मीनिंग्स भी निकाले जा रहे हैं। खैर, अब नेटो की एंट्री क्या वॉर में हो सकती है? दावा किया गया कि पोलैंड ने रूस के ईरानी किलर्स ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं साहब। अब वहाँ पर एक लवीव नाम का एक शहर है जो पोलैंड बॉर्डर के पास में है और उसके ऊपर तो लगातार रशिया अटैक कर रहा है। और पोलैंड के ऊपर ये कैसे आ गए भाई अल्टीमेटली? और पोलैंड ने दावा किया कि नेटो के फाइटर देश को देश के हवाई क्षेत्र का बार बार उल्लंघन करने वाले रूसी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। पोलैंड का दावा है कि उसने रूस के कुछ ईरानी ओरिजिन के जो ड्रोन्स हैं मार गिराए हैं। अब ये F-16 लड़ाकू विमानों को सुबह सुबह एक्टिव कर दिया गया था। ये बात अभी बुधवार की है, वेडनेसडे की है। और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ रशियन ड्रोन्स, अब ये पता नहीं जानबूझ के भेजे गए हैं या जो लवीव भेजे जा रहे थे अटैक के लिए वहाँ से भटक के वहाँ चले गए हैं। लेकिन पोलैंड का रूसी ड्रोन का गिराने का जो दावा है बड़ा खतरनाक है। पोलैंड नेटो का सदस्य है और अगर वहाँ पर पोलैंड के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है तो फिर तो नेटो हमला माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 के मुताबिक फिर उस सभी को उसका सामना करना पड़ेगा। इससे पहले एक यूक्रेनी एयरफोर्स ने एक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि रशियन ड्रोन्स वेस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पोलैंड के एक शहर है जमोस्क, उस पर खतरा बन गया है। पोलैंड ने फिर रूसी ड्रोन्स को गिराने का दावा किया कि लेकिन कितने ड्रोन दाखिल हुए, कितने एयरफोर्स ने ड्रोन मार गिराए, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ पर एक मॉडलिन हवाई अड्डा है, उसका जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया कुछ टाइम के लिए और कहा गया कम से कम एक ट्रेन जो था वो यूक्रेन की बॉर्डर के पास जो था वो पॉलिश सिटी रेजो की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब क्या रशिया प्रोवोक कर रहा है? क्या रशिया जानबूझ के ये जो ड्रोन्स हैं वो पोलैंड के अंदर भेज रहा है, एक किस्म से वार्निंग साइंस कहा जाए, या फिर ये क्या कहा जाए ज़रा बात बिगड़ गई तो नहीं, वो गलती से वहाँ पे चले गए, कंट्रोल से बाहर हो गए थे, ये भी हो सकता है। यूक्रेन का जो सिटी है लवीव, वहाँ तो रशियन ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा अटैक था ही, वो तो सबकी बात है, वहाँ पे धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। लेकिन कुछ ड्रोन्स जो कहा कि पोलैंड के अंदर, वहाँ पे अलार्म बजे हैं पोलैंड के अंदर कि कुछ ड्रोन सीमा पार करके पोलैंड के अंदर चले गए। ये गलती से गए हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ये तो पता नहीं, लेकिन खतरे जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद फ्रांस के अंदर चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही हैं और वहाँ पे जो नस्ली हिंसा है, वायलेंस है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ रहा है। जनवरी से लेके जून 2025 में जो मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शंस या जो इवेंट्स हुई हैं रेसिज्म की, वो 181 इवेंट्स हुई हैं जो 2024 के मुकाबले में 81% ज़्यादा है। और वहाँ पर कुछ मॉस्क के आगे कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ मिली जिससे कि वहाँ पर हड़कंप सा मच गया। अब इस घटना के पीछे किसका हाथ है पता नहीं है, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का, उनकी सेफ्टी का एश्योरेंस दिया है। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, 60 लाख करीब वहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं और वहाँ पर एक किसी खाने पीने की चीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पर पोर्क खाया जाता है जो कि, लेकिन मुस्लिम्स उससे हेट करते हैं। तो क्या वो एक इशू बना है वहाँ पर?
क्योंकि जो फ्रेंच लोग हैं या जो सारे क्रिश्चियंस हैं वो तो पोर्क खाते हैं, वहाँ पर बीफ भी खाते हैं। मुस्लिम्स में बीफ तो खाया जाता है लेकिन पोर्क नहीं खाया जाता है। तो क्या वहाँ पर ये कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई एक साजिश ली जा रही है, और जो एक रेसिज्म है ख़ास तौर से वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और एंटी मुस्लिम जो एजिटेशंस हैं वो भी वहाँ पर थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेपाल के बारे में तो हम लगातार न्यूज़ दे ही रहे हैं, और हमने आपको बताया भी है कि हालात वहाँ के काफ़ी इस समय ख़राब हैं। हालांकि आर्मी शायद वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने वहाँ पर अपील की है। तो उस अपील को देखते हुए वहाँ पे एक बालिंदर शाह और एक रवि लमिछाने हैं, उनकी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो आर्मी को जो ख़ास तौर से आर्मी के जो चीफ हैं वो लोगों का गुस्सा शांत करने में लगे हैं कि आप शांत हो जाइए। इस बीच केपी शर्मा ओली का तो पता ही नहीं, कुछ कहते हैं दुबई भाग गया, कुछ कहते हैं कहाँ पे गया, तो कुछ आइडिया नहीं है, कुछ खबर निकल के आ नहीं रही है कि भाई हुआ क्या अल्टीमेटली, और वहाँ पे किस किस्म के जो घटनाक्रम है वो चल रहे हैं। तो नेपाल की कंडीशंस का क्या असर इंडिया पे भी हो सकता है? यहाँ भी खुफिया एजेंसी जो हैं इस टाइम काफ़ी सतर्क हैं। भगवान जाने कब क्या हो जाए ये तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं, क्योंकि भारत और नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता है, और नेपाल में भारत विरोधी अगर घटनाएं या एक इमोशंस निकल कर आती हैं तो भारत के लिए खतरा बिल्कुल सामने खड़ा होगा, क्योंकि फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर भी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो इन घटनाओं से एनकरेज हो सकते हैं। लेकिन बाकी कई एपिसोड्स में हमने डिटेल में हमने नेपाल के बारे में बात की भी है और लगातार कर भी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, और साथ में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी ज़रूर कीजिएगा, फाइनेंशियल हेल्प भी कीजिएगा। इसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।